मेरे दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके लिए मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी हाल ही में एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल आज आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले कुछ हम जो मैंने पिछले कराया था उसको कुछ अभ्यास कर लेते हैं, यानी कि उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का युग क्या था, यानी कि किसने स्थापना किया था? मौर्य वंश, कुषाण ने, या गुप्त, या फिर पाल? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन गुप्त, यानी गुप्त काल ने कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यह आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ये मैं आपको ये क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, रिवीजन यानी टेस्ट ले रहा हूँ, 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आगे कराऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, रसायन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बौद्ध दर्शन के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहे हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, अशोक के शासनकाल में मगध में नहीं, समस्तीपुर में नहीं, राजगीर में नहीं, पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान कहाँ है, पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहे हैं अशोक के शिलालेखों में इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख वो किस भाषा में प्रयुक्त था? तो हो जाएगा प्राकृतिक, हिंदी नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन संस्कृत। तो चलिए आज हम कुछ यहाँ से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, एक प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, यानी कि जो एक प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? शाही पत्राचार से, या विदेशी विभाग से, या रक्षा विभाग से, या वित्त विभाग से? कब पूछा है? बीपीएससी ने इसको 2 बार क्वेश्चंस को पूछ चुका है, एक बार 2016 में और एक बार 60वां बीपीएससी और एक 62 में प्री में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कहां से बीपीएससी ने उस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए, यहां पर कुछ पॉइंट है। ये पूछा है कि दीवान ए आरिज या फिर आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल का सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। किसका? सैन्य विभाग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाही पत्राचार, विदेशी, सैन्य, यानी कि सैन्य मतलब रक्षा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? कह रहे कि सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था। और आरिज ए मुलाकिक विभाग ही एक दीवान आर्ज था, यानी कि आरिज ए मुमालिक विभाग का ही एक यूनिट था जिसको हम कहते थे दीवान ए आरिज। और मुख्य किसका था? ये सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसने किया? तो बलबन ने। आपसे पूछा जाएगा कि दीवान ए आरिज किसके, यानी किसने स्थापना किया था? तो हो जाएगा बलबन। कहेगा किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग से। ठीक, चलिए अगला अब देख लेते हैं। अगला कुछ और पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं पहले। कह रहे खराज, खराज उस्र उस्र और मुक्तई, खराज उस्र मुक्तई उत्पाद विभाग पर लगने वाले कर है, यानी कि भूमि पर जो भी फसल उगते थे तो क्या क्या कर्ज लगाते थे? खराज, उस्र और मुक्तई, ये 3 तरीके के फसल पर लगने वाले कर था। अब कह रहे जो खुस्म था, क्या खुम्स, खुम्स ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। ठीक है, ये क्या था? तो खुम्स क्या था? कि लूट पर लगने वाला कर था, यानी कोई लूट कर लाया तो लूट पर जो कर लगाया वो था खुम्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और बाकी 1/4 भाग राजकोष, यानी कि वो अपने पास रखते थे, राजकोष में जमा रखते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग को, ठीक है, 4/5 भाग को इसने अपने पास रखा, यानी कि राजकोष में रखा, और 1/5 भाग को सैनिकों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी ने 4/5 भाग को अपने पास रखा और 1/5 को दूसरे को दिया। जबकि यहाँ पे देखिए क्या है कि 4/5 भागों को बांटा दिया जाता था और 1/5 भाग को राजकोष में रख दिया जाता था। ठीक है, कब? तो ये जब खुम्स खुम्स क्या था? लूटपाट पर लगने वाला कर्ज था। चलिए अब आगे देखिए बीपीएससी ने किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा है। आप इसको खुद करिएगा, आप खुद कर पाएंगे इस अब क्वेश्चन को। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले को इंगित करता है? यानी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर। तो अभी मैंने बताया खराज, खराज, उस्र उस्र और मुक्तई, ये तीनों कर जो थे ये भूमि के उत्पाद पर लगने वाले थे। लेकिन जो खुम्स था वो किस पे था? वो लूटपाट पर जो कर लगाते थे वो खुम्स था। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4, तो 1 3 4 किसमें? 1 3 4, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ यहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पॉइंट हैं और यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए वो देख लीजिए। कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। एक प्रश्न आपसे यहाँ बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, उसने उपज का 50% भाग भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एक पहला शासक था जो दिल्ली का, और उसने क्या किया कि जो जितना भी उत्पाद होगा उस पर 50% टैक्स लगेगा,
और वो भी इन्होंने जोर दिया अनाज के रूप में लेने का। किसमें? अनाज के रूप में। इसके पूर्व बलबन, इसके पूर्व यानी कि आपके अलाउद्दीन खिलजी से पहले बलबन और इल्तुतमिश ने राजस्व उपज की 1/3 दर, यानी कि जो बलबन थे और बलबन और इल्तुतमिश इन्होंने 1/3 भाग लेते थे, और जबकि ये अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि 1/2 यानी कि 50%, 50% 1/2। ठीक है। अब कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक काल में भी भूमि कर दर अलाउद्दीन खिलजी की भांति 50% थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों के शासन काल में कितना था? 50%। आप देखिए क्वेश्चन बीपीएससी ने इस पर कैसे पूछा वो देख लेते हैं। प्रश्न बीपीएससी ने ऐसा पूछा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व, आधा बोले तो 50%, आधा बोले तो 50%, इल्तुतमिश इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। लेकिन देखिए अभी हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी तो पहले थे दिल्ली सल्तनत और इसने 50% कर लगाया, लेकिन इसके जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लगाया। तो ऑप्शन हमारा सी और डी दोनों होना चाहिए, सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने आपका ये माना है। ठीक है। अगर मैं इल्तुतमिश और बलबन इसकी बात करें तो इसकी जो इल्तुतमिश और बलबन का था वो 1/3 था, यानी कि कर 1/3। ठीक है। 3 में से 1 रुपये लेता था इल्तुतमिश और बलबन, और जबकि 50% लेता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये कर था। चलिए आगे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप क्या है वो देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? सल्तनत काल में टांका, जो ये टाका है, ठीक है, ये टाका अभी जो चल रहा है वो नहीं, टाका किसके बना होता था? ये चांदी का बना रहता था। ठीक है। जबकि जो जीतल है वो किससे? तांबे से और होता था। ये दोनों ही सिक्के इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे। आपसे पूछे यहाँ पे 2 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। टाका किसके बने होते थे? चांदी का। जीतल किससे बने होते हैं? तो तांबे का। किसने टाका और जीतल किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। ससगनी भी चांदी का बना था। किसका? ससगनी भी चांदी का बना था। और यहाँ पे देखिए टाका और जीतल का जो अनुपात था वो था 1:48, यानी 1 अनुपात कितना? 48। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है सल्तनत काल के सिक्के ससगनी और जीतल किन धातु के बने थे? यानी कि टाका तो क्या चीज से बना था? चांदी का। टाका किससे बना था? चांदी का। ठीक है। शेषगनी भी कहते थे चांदी का। शेषगनी भी क्या था? चांदी का। जबकि जो जीतल था वो किससे था? तांबा का। किसका था? तांबा का। तो अब देखिए चांदी चांदी तांबा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला कुछ पॉइंट है यहाँ से, यानी कि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से दोनों से हमने कंपेयर करके यहाँ पे पॉइंट उठाए और यहीं से बीपीएससी क्वेश्चंस को पूछता है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से रोज कराता रहूँ। तबाकत ए नासरी एक पुस्तक है, कहेगा किसने लिखा है? तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। क्या? तबाकत ए नासरी किसने लिखा? मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है। सुल्तनत नसरुद्दीन को समर्पित है। अब इसमें क्या वर्णन है? तो मोहम्मद गौरी की विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। कहेगा तबाकत ए नासरी में किसकी वर्णन मिलता है? तो मोहम्मद गौरी की विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। किसने लिखा है? तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। कहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित किया, वो इसी तबाकत ए नासरी में ही वर्णन किया गया है। और किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने। अब देखिए बीपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा वो देख लीजिए। यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तबाकत ए नासरी किसने लिखा है, यानी लेखक कौन थे? शेर जमालुद्दीन, ये नहीं। अल बुरौनी, इन्होंने नहीं लिखा। मिनहाज ए सिराज, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और पॉइंट हमारा यहाँ पे देखिए कोई रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम देखने को मिलता है। कह रहे पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई। कहेगा किस किस के बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जिसमें कि देखिए बाबर ने विजय प्राप्त किया, लेकिन जो इब्राहिम लोदी थे उनके पास ज्यादा सेना थी और बाबर के पास कम सेना थी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि बाबर कैसे जीत गए जबकि इनके पास उतना सेना भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवी शून्य व्यक्ति था, यानी कि इब्राहिम लोदी के पास सेना तो बहुत थे लेकिन इसके पास अनुभव नहीं था, यानी कि ये रणनीति के साथ युद्ध नहीं कर पाया, जिसके कारण बाबर ने अपने रणनीति कुशलता अनुभव के कारण ही विजय को प्राप्त कर लिया। ठीक है, समझ गए। अब इसीलिए इन्होंने बाबर ने लिखा भी था क्या कि जो इब्राहिम लोदी हैं उन्होंने वो आगे पीछे देख के नहीं, रणनीति बना के नहीं, बस किस मतलब ऐसे ही परिश्रम करता रहा, इसलिए वो क्या हुआ? असफल हो गया। चलिए आगे देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से बीपीएससी ने पूछा वो देख लेते हैं। कह रहे पानीपत के युद्ध में कब हुआ? तो 1526 में। तारीख कौन सा था? तो 21 अप्रैल 1526।
ठीक है। कब? 21। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर। किसने जीता? बाबर ने। बाबर ने जीता तो कैसे जीत गया, क्या कारण था? उसकी घुड़सवार सेना? बिल्कुल नहीं। उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सेना कम थी बट बहुत कुशल था और प्रबल था, अनुभवी था, ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पहले देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इन्होंने बनाया। कह रहे मुगल साम्राज्य की आधारशिला, मुगल साम्राज्य की आधारशिला किसने रखा? तो हो जाएगा बाबर ने अपने जीवन ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। मोहम्मद मुगल साम्राज्य की आधारशिला किसने रखा? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। कह रहे कि अपनी स्वयं की एक बुक इन्होंने लिखा, उस बुक का नाम क्या था? तुजूक ए बाबरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि बताइए तुजूक ए बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने खुद अपने से लिखा तुजूक ए बाबरी, ठीक है। किताब किस भाषा में लिखा? तो आप बोलिएगा कि तुर्की भाषा में। लेकिन बाबर, ठीक है, बाबर के दरबार में तुर्की भाषा ऑफिशियल भाषा नहीं था। कौन सी भाषा थी? तो फारसी, ठीक है, यानी कि उसके में जो आधिकारिक भाषा था बाबर के दरबार में वो फारसी भाषा यूज करते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा तुजूक ए बाबरी वो किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि तुर्की के मुगल दरबार में कौन सी भाषा थी? तो आप बोलिएगा फारसी। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की। तुजूक ए बाबरी किसने लिखा? बाबर ने, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से इन्होंने पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में नहीं, क्योंकि बाबर का दरबारी भाषा था फारसी, ठीक है। अरबी, अरबी भी नहीं होगा। किस भाषा में लिखा? तुर्की, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। उर्दू तो नहीं होगा। ये हाल ही में देखिए क्वेश्चंस पूछा है तो आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हाजी बेगम, और हाजी बेगम बेगम जो कितनी पत्नी थी? हुमायूं की, ठीक है। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी और इन्होंने एक मकबरा बनाया, ठीक है, निर्माण कराया। कहां पर? दिल्ली में, जिसका नाम था दीन पनाह। कब बनाया? 1564 में। और मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया? मिर्जा ग्यास, जो ईरान का वास्तुकार था। और कैसे किस पत्थर से बना है? तो श्वेत संगमरमर, यानी कि श्वेत संगमरमर से बना है। यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है। इस मकबरे का प्रतिभाग रचनाई हुई। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है कि हुमायूं के मकबरे का दिल्ली, यानी कि हुमायूं, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसने अपने पति के लिए अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो हाजी बेगम ने। कहां पर? दिल्ली में। वास्तुकार कौन था? नक्शा किसने बनाया? तो मिर्जा गैसुद्दीन। कौन से पत्थर का? तो श्वेत पत्थर का। भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। चलिए अब देखिए बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा, यहां से वो देख लेते हैं। बीपीएससी ने पूछा है निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? शाह बेगम ने? जी नहीं। हाजी बेगम ने? जी, अभी हमने देखा कि हाजी बेगम ने दिल्ली में एक मकबरे का निर्माण कराया अपने पति के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न अब बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चंस को पुटअप किया है। कैसे देखिए, बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम, यानी कि बाबर की जो पत्नी थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। बाबर की पत्नी का नाम गुलबदन बेगम। अपने हुमायूं की रचना की। क्या? हुमायूं नामा। यहां से एक प्रश्न बनता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो हो जाएगा हमारा गुलबदन बेगम, जो कि गुलबदन बेगम बाबर की पत्नी थी। किस भाषा में किया? तो वो फारसी भाषा में हो जाएगा। पेपर में पूछेगा हुमायूं नामा किस भाषा में रचा? तो वो हो जाएगा फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के पढ़ने के लिए, यानी कि बादशाह अकबर ने अकबरनामा जब लिखा तो अकबरनामा लिखने के लिए इनके पास कुछ स्रोत होना चाहिए। तो इन्होंने एक आदेश दिया कि बाबर और हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसके पास भी कुछ जानकारी है वो हमें दीजिए। और इसी के लिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। किसके आदेश पर? बाबर के आदेश पर, ठीक है। चलिए अब बीपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस यहां पूछा है उसको देख लेते हैं। देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो अभी हमने देखा किसने हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने। कैसे किया? क्योंकि बाबर ने बोला था क्या कि बाबर ने बोला अकबर ने, ठीक है, बाबर ने बोला था ये कि अकबर और अकबर ने अकबरनामा के प्रयन के लिए बाबर और हुमायूं के बीच में जो भी लोगों के पास जानकारी है वो मुझे दीजिए जिससे मैं अकबरनामा लिखूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां से समझ आ गया आपको। अब यहां पे देखिए अगला प्रश्न यहां से क्वेश्चन बना है वो कैसे बना है देख लीजिए। शेर शाह का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है और बिहार के लिए खास, क्योंकि बिहार का यहाँ से ये तो बिहार में ही है। ये सभी के सभी प्रश्न हैं जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ने ही पूछा है और ये तो खास और है। शेर शाह का मकबरा बिहार के कहाँ पर किस जिले में है? रोहतास जिले में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के रोहतास जिले में।
जगह का नाम पूछे तो कहाँ हो जाएगा, सासाराम। कहाँ पर, तालाब के बीच चबूतरे पर बना है, यानी कि शेरशाह का मकबरा रोहतास जिले में सासाराम नामक जगह के एक तालाब के बीच चबूतरे पर बना है। शेरशाह की मृत्यु कैसे हो गया, तो कालिंजर में एक युद्ध हुआ 1545 में, और वहीं पर वो घायल हो गए, जिसके कारण शेरशाह की क्या हो गया, मृत्यु। समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए अगला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम। कहाँ पर है, बिहार में। किस जिले में, रोहतास में। कहाँ पे बना है, तो तालाब के बीच चबूतरे पर। कब युद्ध में मारा गया सासाराम, तो 1545 में। ठीक है, चलिए अब देखिए बीपीएससी ने किस तरीके से प्रश्न पूछा है उसको देख लेते हैं। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे इस तरह से, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम। तो अभी सासाराम ही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अभी हमने देखा पावापुरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ किस तरीके, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कह रहे दिसंबर 1599 में लंदन में एक लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, ठीक है, एक सभा आयोजित किया गया, और वहां पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत यानी कि पूर्वी हिस्से में क्यों ना एक कंपनी स्टार्ट किया जाए, और वहीं पर 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। कंपनी का नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इसको जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। और उस समय भारत में कौन बादशाह हुआ करते थे, अकबर। कब, 1556 से लेकर 1605 में। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी ने किस तरीके से प्रश्न पूछा यहाँ से, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किया, औरंगजेब, अकबर। अभी अभी हमने देखा कब, 1556 से लेकर के, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक यही रहा था। कौन, बाबर। और 1600 ईस्वी में गठन किया था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कुछ यहाँ से पॉइंट बना है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है। आईनी ए अकबरी, आईनी ए अकबरी नवरत्नों में से अबुल फजल, यानी कि आईनी अकबर किसने लिखा। सबसे पहला है कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करता था। ठीक है, नवरत्न, इन 9 लोगों में से एक नवरत्न हुआ करता जिसका नाम था अबुल फजल, और अबुल फजल ने एक किताब लिखा, नाम लिखा, जिसका नाम था आईनी ए अकबरी। ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा के 3 भाग हुआ करता था, जिसमें कि ये तीसरा भाग आईनी अकबरी है। अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है, यानी कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, शासन व्यवस्था किस तरह हुआ करता था, तो ये शासन व्यवस्था ही लिखा गया है आईनी अकबरी में। आपसे पूछा जाएगा कि आईनी अकबरी में किस चीज का वृत्तांत है, यानी क्या चीज विवरण है, तो आप बताइएगा कि अकबर के शासनकाल में जो शासन व्यवस्था है वही आईनी अकबरी में है। ठीक है, चलिए अब बीपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा वो देखते हैं। बीपीएससी ने पूछा आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजुद्दीन निजामुद्दीन, अबुल फजल, और ये अकबरनामा का तीसरा पार्ट था। चलिए आगे देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला कौन थे, प्रवेश पुर्तगालियों के हुए। किसके, पुर्तगाली। ठीक है, और जो व्यक्ति विशेष का चित्रण बनाता था, और कैसे बनाते थे, छोटे आकार का बनाना था। अब कह रहे हैं अकबर के दरबार में मिस्कन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। कहेगा अकबर के दरबार में यूरोपीय शैली का चित्रकार का क्या नाम था, तो हो जाएगा मिशिकन। क्या, मिशिकन। कहाँ का था, यूरोपीय शैली का था। ठीक, आप कह रहे कि जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कई जगह देखने को मिल जाएगा कि किस काल को स्वर्ण युग, यानी कि किस शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को। और जो ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग मांगना जाता है, किसके, जहांगीर। चलिए अब यहाँ पे यहाँ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है यूरोपीय चित्रकला, अभी हमने देखा कि यूरोपीय जो चित्रकला था प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ठीक है, हुमायूं जी नहीं, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। ठीक है, अभी हमने देखा अकबर के दरबार में। यहाँ देखिए अकबर के दरबार में, यहाँ लिखा है ना, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में मिस्कन एक यूरोपीय शैली था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे अकबर के समान, यानी कि अकबर के जैसा ही सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए, यानी ये सहिष्णु भी था और सामाजिक कार्य के लिए भी, जैनुल आबादीन कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसको, कश्मीर का अकबर। पूछा जाएगा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो जैनुल आबादीन। क्यों, क्योंकि सहिष्णु और सामाजिक कार्य किसके जैसे थे, अकबर के जैसे थे। चलिए अब देखिए बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा वो उसको देखते हैं। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, सुल्तान नहीं, सुल्तान कुतुबुद्दीन नहीं, सुल्तान ए सिकंदर नहीं, तो यहाँ सुल्तान जैनुल आबादीन। अभी हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
कह रहे अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति, अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहांबाद दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद है। कहां पर? दिल्ली में। ठीक, नगर की स्थापना किया। किसने किया? अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति दिल्ली में भी उन्होंने अपना बनाया। मतलब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, जो बनाया था भांति शहर, उसी तरीके से तर्ज पर शाहजहानाबाद दिल्ली में एक स्थापना किया जिसका नाम है शाहजहानाबाद। ठीक है, अब कब? 1638 ईस्वी में। जो शाहजहानाबाद भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है, और वहीं शाहजहानाबाद में ही क्या है? लाल किला। कहेगा लाल किला किस आकार का है? तो चतुर्भुजाकार है किला है। किस पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, लाल किला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ और लाल बालू पत्थर से बना हुआ था, लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए लाल किला में दो दरवाजा है, एक पश्चिम द्वार यानी कि पश्चिमी द्वार है जिसका नाम है लाहौरी दरवाजा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि लाल किला किस द्वार को लाहौरी दरवाजा के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी द्वार को लाहौरी कहते हैं, और जबकि जो दक्षिणी द्वार है उसको कहते हैं दिल्ली दरवाजा। क्या? दिल्ली दरवाजा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बना है बीपीएससी ने, उसको देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब करवाया? यानी कि निर्माण करवाया, किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण अकबर ने, नूरजहां, जहांगीर, ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। कब? 1648 में। ठीक है, कहां पर? शाहजहानाबाद का कब स्थापना किया यानी कि शहर बसाया? तो 1638 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे यहां से देखिए कुछ प्रश्न बने हैं वो देख लेते हैं। कह रहे गुरु गोविंद सिंह सिखों का 10वें गुरु थे। कहेगा सिखों का 10वें गुरु कौन थे? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ? 1666 में पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में। और जबकि इसकी मृत्यु कब हुआ? 7 अक्टूबर 1708 को। कहाँ? नांदेड़, महाराष्ट्र में। चलिए अब बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा वो देख लेते हैं। बीपीएससी ने पूछा पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ, यानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, तो गुरु गोविंद सिंह। 3 बार इस क्वेश्चन को देखिए पूछा है। ठीक है, औरंगजेब ने तेग बहादुर सिंह को फांसी दे दिया था, कहां पर? दिल्ली में। चलिए अगला देख लीजिए, यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व को क्या कहते थे? मदद ए मास। पेपर में पूछा जाएगा मदद ए मास क्या है? तो आप बोलिएगा कि मुगल प्रशासन में विद्वान एवं जो धार्मिक लोग होते थे उनको जो मदद के रूप में जमीन दिया जाता था उसी को मदद ए मास कहा जाता है। सयूरगाल, इसको सयूरगाल भी कहते हैं। ठीक है, समस्त भूमि निरीक्षण सद्र करता था। सद्र यानी कि मान लीजिए जैसे विद्वान है, धार्मिक लोग हैं, जब मुगल इसको दान दे दिया तो इसके लिए उन्होंने सद्र रखा था जो इसका देखभाल करता था कि जो हमने दान दिया क्या उसने बेचा तो नहीं। ठीक है, तो वो कौन करता था? सद्र। दुरुपयोग ना हो इसलिए ये सद्र इसका निरीक्षण करता था। और भूमिका हस्तांतरित नहीं होती थी, यानी ये नहीं कि आपको अगर दान में दिया तो आप किसी और को दान दो, हस्तांतरित नहीं होती थी। या ग्राही के पास वंशानुगत चलता था, यानी कि अगर आपको दे दिया तो आपके वंश के आधार आपको बेटा, उसके बेटा, इसको बेटा को चलता था। तो यानी क्वेश्चन मेन है कि आपको मदद ए मास क्या है? तो ये दान में दिया हुआ जमीन है। किसको? तो विद्वान एवं धार्मिक को। इसका निरीक्षण यानी देखभाल कौन करता था? सद्र। क्या देखभाल करता था? कि भाई वंशानुगत दान दिया जाए, ये किसी दूसरे को हस्तांतरित ना करें। चलिए अब आगे यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न बना है पेपर में, बीपीएससी ने पूछा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास अंकित करता है। मदद ए मास क्या है? अभी हमने देखा चुंगी कर नहीं, विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व को क्या कहते थे? मदद ए मास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और हर किसी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने, मैंने कई सारे पेपर को उठाया, एनालाइज किया, तो हमें पता चला यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाऊं, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही